Hello, dear bankers. I hope you all are doing fine. Welcome to EduTap. Before starting with the session, let me tell you, here is a good news for you all. हम लेके आए हैं न्यू ईयर के लिए एक ऑफर जहां पे आपको मिल सकता है अप टू 83% ऑफ ऑन डिफरेंट कोर्सेज और दिस इज अ बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। और इतना कम प्राइस में जब आपको कोर्सेज मिल रहे हैं तो आप जो है ये अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। और जैप कोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो जैप कोर्सेज पे आपको मिल रहा है फ्लैट 80% ऑफ। तो कूपन कोड रहेगा आपका न्यू ईयर 80 टू गेट फ्लैट 80% ऑफ ऑन जैप कोर्सेज। अदर कोर्सेज पे भी डिफरेंट डिफरेंट कूपन अवेलेबल है। तो आप जैसे वेबसाइट पे विजिट करेंगे वहां पे आपको क्लियरली पता चल जाएगा एंड एट द एंड ऑफ द सेशन हम वेबसाइट पे विजिट करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। तो आज का जो हमारा ऑन द गो सीरीज का टॉपिक है दैट इज रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दिस ऑल्सो लेट मी टेल यू कि ऑन द गो सीरीज है क्या। दिस इज फॉर दोज जिनको नहीं पता कि ऑन द गो सीरीज हम क्यों लेके आए हैं। ऑन द गो का मतलब है कि आप चलते फिरते कहीं से भी ना ये लेक्चर्स देख के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाए। आपके पास डेफिनेटली टाइम नहीं होता, टाइम की कमी रहती है, बैंक में जाना है, काम करना है, फिर फैमिली कमिटमेंट्स, बहुत कुछ चलता रहता है, फिर क्लोजिंग का टाइम आ जाता है। तो ऐसे में क्या सॉल्यूशन आपके लिए हो, तो ये ऑन द गो सीरीज यही है कि 15-15 मिनट के लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, कहीं से भी कभी भी आप देख सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। और अगर आप टारगेट कर रहे हो ना जैम में 2026 को, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों जरूरी है, बिकॉज आपने सब कुछ पढ़ के तो जाना ही नहीं है, आपका टारगेट ही नहीं है। तो आपको पता चल जाएगा कि किस पर्टिकुलर चैप्टर से कौन से टॉपिक आपने करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम का ना रियल इमेज बता देते हैं कि ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नंबर्स में आ रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करेंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इस डॉक्यूमेंट को आप एक्सेस कर सकते हो, फ्री ई बुक अवेलेबल है और आपकी प्रिपरेशन के लिए एक माइलस्टोन प्रूफ हो सकती है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक के बारे में। रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस की बात कर रहे थे हम। बैंक्स को एक तो मंथली रिपोर्ट देनी पड़ती है, किसको, एफआईयू इंडिया को, एंड सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो जो मंथली रिपोर्ट है ना आपकी भाई 15 ऑफ नेक्स्ट मंथ जो है ना वो डिपॉजिट करानी पड़ती है बैंक को, एफआईयू इंडिया को। तो चार तरह की रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस रहती है मंथली रिपोर्ट में। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि मंथली जाएगी। इसमें ना 7 डेज के अंदर आपको एफआईयू इंडिया को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। और यहाँ पे वैल्यू मैटर नहीं करती। तो वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले मंथली रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस रहती है। सबसे पहले आती है आपकी कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट एंड लेट मी टेल यू दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपका जैब नवंबर 2025 से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और आता है यहाँ से क्वेश्चन। सीटीआर रिपोर्ट की बात करें तो ये मंथली रिपोर्ट है, 4 मंथली रिपोर्ट है। फर्स्ट आपकी सीटीआर है, सेकंड आपकी क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट है, थर्ड आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट है, देन काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट है आपकी। सीटीआर रिपोर्ट की बात करें तो कैश ट्रांजेक्शन ऑफ ₹10 लाख और मोर और इक्विवेलेंट अगर मंथ में आप कर रहे हो तो सीटीआर बैंक को, एफआईयू इंडिया को डिपॉजिट करानी पड़ती है। अब ये तो हो गया कि एक एग्रीगेट, ठीक है, कि एग्रीगेट 10 लाख कर रहे हो या ब्रेक ब्रेक करके भी कर रहे हो, जैसे एक बारी में 4 लाख कर दिया, फिर 4 लाख कर दिया, फिर अगेन 2 लाख। तो इस तरीके से अगर 10 लाख बन रहा है ना तो भी रिपोर्टिंग जाएगी। ओके। क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर की अगर बात करें, जहां पे आप पैसा भेज रहे हो, वायर ट्रांसफर बॉर्डर मतलब बाहर जब हम रेमिटेंसेस करते हैं, मोर देन 5 लाख, या तो इंडिया में पैसा आ रहा है या इंडिया के बाहर पैसा जा रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू क्रॉस कर जाती है तो क्या होगा, आपको रिपोर्टिंग करनी है एफआईयू इंडिया को। अगर कोई 6 लाख भेज रहा है बाहर कनाडा में, सपोज कीजिए अपने किसी रिलेटिव को, तो वो एफआईयू इंडिया को रिपोर्टिंग की जाएगी बैंक के द्वारा। फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एनटीआर की, तो अगर इनको ग्रांट रिसीव हुई है ऑफ मोर देन ₹10 लाख, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे एनजीओ वगैरह को रिपोर्ट, एनजीओ वगैरह को क्या है, ग्रांट रिसीव होती है। तो अगर 10 लाख से ऊपर है तो आपको रिपोर्टिंग करनी है, राइट। एंड काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट्स की बात करें ना, तो यहाँ पे ये नहीं है कि इतने नोट रिसीव हुए तभी रिपोर्टिंग करेगी। ऑल काउंटरफिट करेंसी नोट, यानी जितने भी फेक नोट हैं, एक रिसीव हुआ, दो रिसीव हुआ, तो वो रिपोर्टिंग करनी पड़ती है एफयू इंडिया को। तो काउंटरफिट करेंसी नोट जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसको हम चैप्टर 6 में करेंगे। बट यहाँ पे आरबीआई ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस रखी है आपकी काउंटरफिट करेंसी नोट को लेके, ठीक है।
अगर आपके 4+ रिसीव होते हैं तो आपको मंथली रिपोर्ट देनी पड़ती है हेड ऑफिस के नोडल ऑफिसर को, और अपना आपको जो है पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट करनी पड़ती है। 5+ करते हो तो तुरंत एफआईआर होती है। तो ये रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस रहते हैं, ये आपकी मंथली रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस है। अब हम बात करेंगे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की। देखो कब सस्पिशियस उसको माना जाता है, चाहे आपने गुड फेथ में करी हो, बट अगर ये कंडीशन, फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, तो वो रिपोर्टिंग जाएगी जाएगी एफ इंडिया को। फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर ऐसा लग रहा है कि जो पैसा आया ना इट इज रिलेटेड टू सम क्राइम ऑफेंस, जो हमारा पीएमएलए में मेंशन किया गया है ना कि मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड अगर हमें लग रहा है, तो वो सस्पिशियस होगा। जैसे किसी ने अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में कोई पेमेंट करी है, अब नॉर्मल कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मतलब यही पता नहीं चल पा रहा हमें कि ओरिजिन क्या है फंड का, या किसी के अकाउंट में 5 लाख रिसीव हुआ, कहाँ से आया क्यों आया समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, या कोई इकोनॉमिक रैशनल ही नहीं है, कोई क्लियर जेन्युइन बिजनेस पर्पस ही नहीं है कि किस तरीके, कोई बता ही नहीं पा रहा कि ये पैसा कहाँ से आया। अब कोई पर्सन फोटोग्राफी बिजनेस कर रहा है, अब उसके अकाउंट में एकदम से 5 लाख या 6 लाख की पेमेंट आ जाती है, ऑल दो वो पर मंथ क्या 25,000 अर्न कर रहा था, तो वो बता ही नहीं पा रहा कि ये पैसा कहाँ से आया, तो भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन में काउंट होगा आपका। एक रीजनेबल डाउट अगर अराइज होता है कि इट मे इन्वॉल्व फाइनेंसिंग ऑफ एक्टिविटी रिलेटेड टू टेररिज्म, तो भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में काउंट होता है। और क्या पता होना चाहिए हमें सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के बारे में, अब वो तो मॉनेटरी रिपोर्ट्स की बात होगी। अगर नॉन मॉनेटरी सस्पिशियस एक्टिविटी भी है ना, वो भी रिपोर्ट की जाएगी। जैसे अगर आप अनयूजुअल ऑपरेशन ऑफ लॉकर करते हो, तो भी वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हुई। आपने अटेम्प्ट किया टू ओपन एन अकाउंट विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट, सस्पिशन काउंट होगा। अटेम्प्टेड सस्पिशियस ट्रांजैक्शन और ऑल्सो रिपोर्टेबल, मतलब जो हुई नई ट्रांजैक्शन बट अटेम्प्ट की थी, उसकी भी रिपोर्टिंग जाएगी। रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड इवन इफ द ट्रांजैक्शन इज नॉट कंप्लीटेड, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये सस्पिशियन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में ही जाएगा। आपने अटेम्प्ट किया था बट नहीं हो पाई ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अब क्या रूल्स हैं, जो हम बोले थे ना 7 डेज के अंदर एफआई इंडिया को ये रिपोर्टिंग जाती है और वैल्यू मैटर नहीं करती। ऐसा नहीं है कि इतना 5 लाख की ट्रांजैक्शन है, 1 लाख की है तो भी करी जाएगी। सस्पिशन अराइज हुआ तो रिपोर्टिंग जाएगी विद इन 7 डेज, तो वैल्यू डजेंट मैटर हेयर। यानी 7 रुपीज की ट्रांजैक्शन भी अगर सस्पिशियस लग रही है, 70 रुपीज की भी लग रही है, ये 7 लाख की भी, तो आप रिपोर्टिंग करोगे। और ये क्यों किया जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जैसी एक्टिविटी से बचने के लिए। अब फाटका के अंदर क्या रिपोर्टिंग है आपकी, सीआरएस कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हमारे क्या बोलते हैं। देखो फाटका क्या है, एक फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लाइंसेस एक्ट है। ये क्या बताता है, यहाँ पे कोई पर्सन अगर इंडिया में काम कर और इंडिया में उसका बैंक अकाउंट है यूएस पर्सन का, ठीक है, तो जो यूएसए का इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज है, यानी जो टैक्स अथॉरिटी है, टैक्स डिपार्टमेंट है, उनको डिटेल्स चाहिए होती है कि कोई पर्सन टैक्स तो नहीं चोरी कर रहा। ये हो गया आपका स्पेसिफिकली जो यूएसए के लिए बनाया गया है। देन आपका कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है, G20 का जो ग्रुप है, ये कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है हमारे, ये बाकी कंट्रीज पे एप्लीकेबल होते हैं, जैसे जर्मनी हो गया, आपका फ्रांस हो गया, ओवरऑल कि जो कोई भी पर्सन किसी कंट्री का दूसरी कंट्री में काम कर रहा है और कहीं पे उसका बैंक अकाउंट है, तो रिस्पेक्टिव कंट्रीज ने इनकम टैक्स अथॉरिटी के साथ उनकी डिटेल को शेयर करना है, राइट। अब अगर आप नॉन कंप्लाइंसेस करते हो पीएमएलए ऑब्लिगेशंस का, तो एफआईयू इंडिया जो है, वो डायरेक्टर जो एफआईयू इंडिया का, वो क्या करते हैं, वार्न करते हैं बैंक को, एक रिटर्न वार्निंग इशू की जाती है, जहां पे क्या बोला जाता है कि आप स्पेसिफिक रेमेडियल मेजर्स लो और अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट कराओ। आपने फॉलो नहीं किया, सपोज कीजिए एक बैंक ने पीएमएलए ऑब्लिगेशंस को फॉलो नहीं किया, तो बैंक को रिटर्न वार्निंग दी, बोला कि जो मेजर आपने लिए उसके ऊपर हमें एक्शन टेकन रिपोर्ट डिपॉजिट कराओ कि आपने क्या क्या मेजर्स लिए हैं। ठीक है, अगर नहीं कराई जाती तो मॉनेटरी पेनल्टी कितनी लगती है, मिनिमम 10,000, और मैक्सिमम कितनी रहती है 1 लाख पर वायलेशन। बार बार रिपीट करोगे तो ऑब्वियसली आपकी पेनल्टी भी ज्यादा इंक्रीज होती रहेगी। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितनी पेनल्टी लगती है अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो कंप्लाइंसेस ऑफ पीएमएलए ऑब्लिगेशन। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट इम्पॉर्टेंट, इट वाज आस्क्ड इन नवंबर 2025, वैसे बैंक ने क्या करना होता है, अपने कस्टमर का डाटा सारा कॉन्फिडेंशियल रखना होता है, किसी के साथ शेयर करना अलाउड नहीं है, बट कुछ एक्सेप्शंस फॉलो होती है कि जहां पे आप शेयर कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपल्शन ऑफ लॉ है, अगर लॉ की साइड से ऑर्डर है, ठीक है, ईडी ऑफिशियल आ जाते हैं बैंक में, वो आपसे कोई इन्फॉर्मेशन डिमांड करते हैं तो आपको देनी पड़ेगी। वहां पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे कस्टमर की इन्फॉर्मेशन तो कॉन्फिडेंशियल है।
ठीक है, किसी ने ब्राइब ली है, कोई पॉलिटिशियन है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू डिपॉजिट द ऑल द डिटेल्स। ड्यूटी टू पब्लिक है, पब्लिक के प्रति कोई ड्यूटी है, पब्लिक का नुकसान हो सकता है, ऐसे में क्या है, डिटेल आपको शेयर करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट है, बैंक का अपने इंटरेस्ट है, यानी अगर कोई एसेट एनपी हो जाता है और जब रिकवरी वगैरह करनी होती है, कोर्ट्स वगैरह में जाना होता है, तो वहां पे डिटेल शेयर करनी पड़ती है ना, तो बैंक ने अपना अमाउंट रिकवर करना है, तो यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। लास्ट, अगर कस्टमर ने खुद ही कंसेंट दिया है कि मेरी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हो, तो बैंक करेंगे। तो दीज आर द, वैसे तो सेक्रेसी ऑब्लिगेशंस है कि नहीं करनी होती इन्फॉर्मेशन शेयर, बट ये एक्सेप्शंस है, इन मामलों में आप कर सकते हो। तो ये 4 पॉइंट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कंपल्शन ऑफ लॉ, ड्यूटी टू पब्लिक, इंटरेस्ट एंड कंसेंट ऑफ कस्टमर। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो टॉपिक हमने किया, और इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलिए, कस्टमर ने डिपॉजिट कराया कैश ऑफ 4 लाख ऑन 3 डिफरेंट डेट इन द सेम मंथ, है ना, ये ध्यान रख रहा है आपको, सेम मंथ में करवाया है 4 लाख ऑन 3 डिफरेंट डेट, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 12 लाख हो गया ना। तो बैंक ऑब्जर्व दैट डिपॉजिट आर क्लोजली रिलेटेड टू एंड फॉर्म पार्ट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल एक्टिविटी। कौन सी रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन यहाँ पे अप्लाई होगी? आंसर देखने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है। इससे होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी, जो आपने पढ़ा डेफिनेटली आपको कुछ रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, राइट। तो नो रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड, क्या ये या नो? CTR एज ट्रांजेक्शन आर इंटीग्रली करेक्टेड, ये सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट या क्रॉस बॉर्डर? देखो क्रॉस बॉर्डर तो नहीं हुआ और ना ही सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है, तो CTR रिपोर्ट है ना। एक बारी में 10 लाख नहीं किया, बट डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे एक मंथ में तो किया ना, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, तो ऑब्वियसली आपकी CTR जाएगी, ठीक है। आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्टमर ने कंडक्ट की क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर ऑफ 6 लाख टू अ फॉरेन बैंक, फंड ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिया एंड आर ट्रांसफर थ्रू बैंकिंग चैनल, तो कौन सी रिपोर्ट रिक्वायर्ड होती है टू फाइल? कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजेक्शन रिपोर्ट? वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑब्वियसली जब हम क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर की बात करते हैं जहाँ पे वैल्यू मोर देन 5 लाख थी, तो क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट जाएगी। सी इज द राइट आंसर। तो अगेन अ रिमाइंडर फॉर यू ऑल कि न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के तहत आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, तो अभी आप ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि कोर्स आपके लिए हेल्प कर सकता है, तो डेफिनेटली आप कोई कि ये कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू कि किस तरीके से आप वेबसाइट पे जाके कैसे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो और क्या आपको कैसे अप्लाई करना होता है कूपन कोड, ठीक है। तो लेट्स गो टू द वेबसाइट। यहाँ पे आपको edutap.in की वेबसाइट पे जाना है, कोर्सेज में जाके ना आपको जैप कोर्सेज पे क्लिक करना है। बाकी कोर्सेज पे डिफरेंट डिफरेंट कूपन कोड अवेलेबल है। अगर हम जैप कोर्सेज की बात करें, तो यहाँ पे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे ना, यहाँ पे आपको कंप्लीट मास्टर कोर्स विजिबल होगा, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलती है, 15-15 मिनट्स की क्लासेस रहती है, कोई बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं है, 4 सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस जस्ट बिफोर द एग्जाम, एक रिवीजन के तौर पे। कॉन्सेप्ट नोट्स आपको मिलेंगे, सॉल्व PYQ विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सब कुछ मिल रहा है, एक प्रॉपर पैकेज फॉर योर जैब में 2026 प्रिपरेशन। यहाँ पे अगर आपको कूपन कोड दिसंबर 75 दिख रहा है ना, ये 29 दिसंबर से आपका न्यू ईयर 80 कोड ही रहेगा, और आपको फ्लैट 80% ऑफ मिलेगा जैप कोर्सेज के ऊपर। एंड अगर मैं बताऊं आपको डिफरेंट मास्टर कोर्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जैसे सपोज कीजिए आपका IFS का पेपर रह गया, बाकी क्लियर हो गए, तो कोई बात नहीं, इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो। इसमें भी आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट, सॉल्व PYQ, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अभी ना अगर आप चाहते हो कि आपको एक ट्रायल क्लासेस मिल जाए, आपको पता चल जाए कि किस तरीके की क्लासेस होती हैं, तो यहाँ पे भी ना आपको 3 आवर का ट्रायल कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। इसमें कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट, क्विज, सब कुछ आपको मिल रहा है फ्लैट 99% ऑफ। जैब 99 कोड आपने यूज करना, और ₹1 में आप ट्रायल कोर्स भी अवेल कर सकते हो, ठीक है। बट एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हो कि अभी से लाइव क्लासेस अटेंड कर लें तो प्रिपरेशन हो जाएगी, तो यहाँ पे लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 में आप एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको टोटल 60 लाइव क्लासेस मिलती हैं, 15 क्लासेस ऑफ ईच सब्जेक्ट, राइट। तो लाइव क्लासेस का ये बेनिफिट रहता है, लाइव अपने डाउट पूछ सकते हो जो भी आपको डाउट आ रहा है, और बहुत ही कन्वीनियंट टाइमिंग पे।
जैसे आप वर्किंग हो तो या तो शाम को होगी 7 PM टू 9 PM, या मॉर्निंग होगी 7 AM टू 9 AM। तो लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट, सॉल्व PYQ, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। और अगर आपको लगता है आपकी प्रिपरेशन हो गई है और अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है, तो आप टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे सॉल्व PYQ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं। अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाती है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है जैब क्वालिफाई करने के लिए। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू। देखिए, एक हमारी मेंटर टॉक है, वो क्या है, उसमें अगर आप एनरोल करते हो ना, जैसे अगर अभी आपको मोटिवेशन फील नहीं हो रही, इट्स नॉट रिगार्डिंग द सब्जेक्ट्स ओनली। आप स्ट्रेटेजी जानना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप अपनी प्रिपरेशन कैसे करो, अपने जॉब के साथ कैसे प्रिपरेशन करनी है, मेंटर से डिस्कशन करनी है, तो आप मेंटर टॉक में एनरोल कर सकते हो। और अपने जो भी डाउट्स क्वेरीज है, एनीथिंग रिलेटेड टू एनीथिंग, इट्स नॉट लाइक सब्जेक्ट ओनली, तो आप वो पूछ सकते हो। और फिर भी अगर आपको कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो, hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।